Okay, so now we start with the question number 19th. Write the mechanism of acid catalyzed dehydration of ethanol to yield ethene. तो हमें इथेनॉल से डिहाइड्रेशन करनी है. तो देखिए CH3CH2OH. इथेनॉल से डिहाइड्रेशन के लिए अब आपको पता है कि H पॉजिटिव की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होगी, तो ये H पॉजिटिव H2SO4 से आ सकता है. कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4 उससे भी आ सकता है. ओके, तो आपको बस एसिडिक मीडियम लेना है. तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर H पॉजिटिव को गेन करेंगे, जिससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा, देखिए ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा H गेन कर लिया और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर बचेगा. अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके बाहर निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में. तो वाटर बाहर निकल जाएगा तो अब पीछे क्या रह जाएगा, कार्बोकैटायन दैट इज CH3CH2 पॉजिटिव. अब इस कार्बोकैटायन में हम क्या करेंगे, CH3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि CH2 के साथ एक H का बॉन्ड यहाँ बना हुआ है. तो अब एक और वाटर मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पर है, ये वाटर एज अ बेस काम करके अपने लोन पेयर्स के थ्रू इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा और ये जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके एक पाई बॉन्ड बना देंगे. तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये H2O प्लस H पॉजिटिव क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव. तो H3O पॉजिटिव का मतलब है कि एसिडिक सॉल्यूशन है. तो दिस इज द एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन. दिस इज इथेनॉल एंड दिस प्रोडक्ट इज इथीन. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20. हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट. प्रोपीन से हमें बनाना है प्रोपेन टू ओल. तो देखिए प्रोपीन का मतलब है 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है. प्रोपेन टू ओल में भी 3 कार्बन है और एक OH ग्रुप है, पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है. तो मतलब डायरेक्टली यहाँ पर क्या हुई है, वाटर की एडिशन. तो वाटर इज एडिड. अब क्योंकि प्रोपेन में भी 2 ओल है, तो देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2. अब यहाँ पर जब आपको वाटर लगाना है तो आपको 2 पोजीशन पे OH लगाना है, इस पोजीशन पे, और H लगाना है यहाँ पे. तो मतलब नेगेटिव पार्ट जो है वाटर का वो जा रहा है उस कार्बन पे जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है. तो अब उससे आपको क्या करना है, आपको कैरी आउट करनी है मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. और वो कैसे कर सकते हैं आप, या तो आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली H2O को एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ऐड करेंगे, तब भी वो उसी तरीके से ऐड होगा मार्कोवनिकोव एडिशन से. तो देखिए H पॉजिटिव जब यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये डबल बॉन्ड इस H पॉजिटिव को गेन करेगा. गेन करने के बाद आपके पास बनेगा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन 2 बन सकते थे. ये H पॉजिटिव देखिए सेकंड वाले कार्बन पे भी जा सकता था और थर्ड वाले पे भी जा सकता था. बट अगर ये सेकंड पे जाता तो थर्ड पे पॉजिटिव चार्ज आता, जो कि एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, लेस स्टेबल. बट अगर बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है विच इज़ मोर स्टेबल. और इसके बाद अब H2O जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल कैसे काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि H2O का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को यूज़ कर रहा है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में. इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. तो कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं, एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में चला गया तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर रह गया. अब पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए एक H पॉजिटिव निकल जाएगा. कौन लेके जाएगा इसको एक और वाटर मॉलिक्यूल ले जाएगा. तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड वापस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3CHOH CH3 दैट इज प्रोपेन टू ओल. अब सेकंड देखिए, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, मतलब बेंजाइल ही है दोनों में, एक जगह क्लोराइड है और एक जगह
OH ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजाइल पोजीशन कौन सी होती है? बेंजीन ड्रॉ करने के बाद एक कार्बन ड्रॉ करेंगे, उस कार्बन पे जो ग्रुप लगा है उसको बोलेंगे कि वो बेंजाइल पोजीशन पे लगा है। तो मतलब ये CH2 के आगे जो ग्रुप लगा है क्लोराइड, तो यहाँ क्लोरीन, तो ये हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजाइल ग्रुप किसको बोला जाता है? इस ग्रुप को कहा जाता है बेंजाइल। ओके, तो इस बॉन्ड पे जो भी पोजीशन लगी होगी उसको आप फिर बेंजाइल उसके आगे नाम ले सकते हैं। जैसे क्लोराइड है तो बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो बेंजाइल ब्रोमाइड। अब इसकी जगह आपको क्या करना है? OH ग्रुप लगाना है अल्कोहल में। तो OH लगाने के लिए आप NaOH ले सकते हैं। तो NaOH क्या कर देगा? यहाँ पर CH2OH दे देगा और पहली बार CH2OH बनेगा। अब इसके बाद अगर मीडियम आपका ज़्यादा बेसिक है तो हो सकता है ये CH2OH से CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाए और उसके बाद आपको एसिडिक मीडियम में डालना पड़े वापस इसको। ठीक है, तो चलिए प्रिकॉशनरी हम ये करते हैं कि मान लीजिए ये वैसे अल्कोहल उतने एसिडिक नहीं होते जितने फिनोल्स होते हैं, बट फिर भी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाए, थोड़ा बहुत भी। तो वो भी नहीं अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको फिर एसिडिक मीडियम में डाल दीजिए, तब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट प्योरली CH2OH ही रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो रही है। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब है C2H5 MgCl। इससे आपको प्रोपेन 1 ओल, देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन है और कहा गया है कि आपको प्रोपेन 1 ओल बनाना है, मतलब 3 कार्बन आपको चाहिए। तो 2 कार्बन के बाद आप तीसरा कार्बन कहाँ से लाएंगे? तो आपने पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप अल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं या कीटोन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं, फाइनली हमें अल्कोहल मिलता है। अब आपको सिर्फ एक ही अल्कोहल चाहिए, तो अगर आप बोलें कि चलिए इसको हम अल्डिहाइड से ट्रीट करवाते हैं CH3CHO, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? इस अल्डिहाइड के 2 अपने कार्बन हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के भी 2 हैं, तो मिलकर ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे आप करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा? देखिए शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि ये जो R नेगेटिव होता है, RMgX का जो R नेगेटिव होता है, इस R को डायरेक्टली उठा के इस कार्बन पे लगा देना है और डबल बॉन्ड O की जगह OH कर देना आपने। तो कार्बन पे O की जगह OH कर देना है, H एज इट इज़ रहेगा और यहाँ से आ जाएगा आपका C2H5। तो देखिए टोटल का 4 कार्बन हो गए। तो ये तो तरीका नहीं हुआ, हमें सिर्फ 1 कार्बन चाहिए था। तो CH3CHO की जगह अगर आप HCHO यूज़ करेंगे, दैट इज़ मिथेनल, तो मिथेनल में सिर्फ 1 ही कार्बन है अल्डिहाइड के पास, तब आपका ये जो C2H5 है ये डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी प्रोपेन 1 ओल। ओके, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब आपके पास दिया गया है CH3MgBr और इसको कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है? प्रोप का मतलब 3 कार्बन है आपके पास और 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 ही पोजीशन पे OH भी लगा है और 3 कार्बन की मेन चेन है। ओके, तो देखिए टोटल कार्बन कितने आपके पास? 4 कार्बन हैं। यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 1 ही कार्बन है, मतलब आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसके पास 3 कार्बन हो। तो हम एक गैस ये लगा सकते हैं कि ये जो CH3 है ये चला जाएगा अटैक करने। तो मतलब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, मान लीजिए इसमें से जो 3 CH3 लगे हैं ये हम लिख देते हैं कि दिस कम्स फ्रॉम RMgX, ये RMgX से आ रहा है। मतलब बाकी के ये 3 कार्बन किस में होने चाहिए? जिसके ऊपर वो अटैक करेगा। तो देखिए ये CH3 और जहाँ OH है उसकी जगह क्या होता है? डबल बॉन्ड O। तो अगर आप एसीटोन लेंगे तो एसीटोन पे ये CH3 नेगेटिव जब अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा दैट विल बी
डायरेक्टली दिस वन। कितने स्टेप के बाद? पहले स्टेप के बाद नहीं मिलेगा, पहले स्टेप के बाद तो आपका एडक्ट बनेगा, मतलब ये जस्ट ऐड होगा और यहाँ O नेगेटिव MgX बनेगा। हाँ, उसके बाद आपको उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है H3O पॉजिटिव में, तब आपको फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये एग्जैक्ट रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन हमने अल्कोहल्स के रिकैप वीडियो में किए हुए हैं। तो फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो आप दोबारा उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर हमें उन रिएजेंट्स का नाम देना है जो इन रिएक्शंस को करवा सकते हैं। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए हमने पहले भी बात की है कि RCH2OH आपका प्राइमरी अल्कोहल है और इसकी अगर आप एक लेवल पे, मतलब एक स्टेज की ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहली स्टेज के बाद ये बनता है अल्डिहाइड और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की ऑक्सीडेशन आप करते हैं तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नॉर्मली जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे आपका अल्कलाइन KMnO4 है, ओके, और K2Cr2O7 ले सकते हैं आप इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, CrO3 ले सकते हैं, ओके, और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं। तो बेसिकली ये तीन आपके कॉमन हैं जो आप याद रख सकते हैं। तो ये तीन क्या करते हैं, ये जब ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट करते हैं ये वहाँ तक करते जाएंगे जहाँ तक ऑक्सीडेशन की जा सकती है। तो अल्डिहाइडिक स्टेज पे ये नहीं रुकते क्योंकि उससे आगे भी की जा सकती है, तो ये फाइनली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना के देते हैं। तो आप ये तीन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सेकेंड इज रिएजेंट्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। अब देखिए आपको रिएक्शन को अल्डिहाइडिक स्टेज पे रोकना है, तो यहाँ पर याद रखिए कि रिएजेंट कॉल्ड PCC, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अप टू अल्डिहाइड स्टेज ओनली। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म हम शायद अल्डिहाइड कीटोन में देखेंगे कि क्यों ये आपको अल्डिहाइडिक स्टेज तक ही लेके जाता है, आगे ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो आपका बीच में रिएजेंट एक जो स्पीशीज़ बनती है उसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको अगर अल्कोहल को सिर्फ अल्डिहाइडिक स्टेज तक ऑक्सीडाइज करना है और रोक देना है उस पर, तो आप ये रिएजेंट यूज़ करेंगे। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास RCH2OH है और आपने PCC लिख दिया, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली RCHO, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो ये रिएक्शन तो मुझे लगता है आप सबको याद होगा क्योंकि NCERT ने ये बहुत अच्छे से, और सभी बुक्स में, पर मैं NCERT की बात इसलिए करता हूँ बिकॉज दैट इज अवर स्टैंडर्ड रेफरेंस टेक्स्ट। तो OH यहाँ पर जो फिनोल है, अब आपने क्या करना है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे हमने ब्रोमीन लगाना है। इसके लिए कौन सा रिएजेंट है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि OH एक मेसोमेरिक डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये मेसोमेरिक इफेक्ट से या रेजोनेंस के इफेक्ट से डोनेट करता है। तो ये कैसा ग्रुप है, +M। डोनेट करने की वजह से OH एक्टिवेट्स द रिंग, किसके लिए एक्टिवेट करता है, टुवर्ड्स SCAR रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिवेट इसने कर दिया है रिंग को, तो मतलब रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो आप सिर्फ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लेंगे, तब आपका तीनों पोजीशन पे ब्रोमिनेशन एक साथ हो जाएगी। बट अगर आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, तब आपकी ब्रोमिनेशन एक ही बार होती है। तो या तो ऑर्थो पे बनेगा एक प्रोडक्ट, प्लस एक बार वो पैरा पे लगेगी। बट वाटर, देखिए सॉल्वेंट का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपने सॉल्वेंट CS2 से हटा के वाटर डाल दिया, 3 पोजीशन पे ब्रोमीन लग गई, और वाटर हटा के अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड डाल दूँ तो एक मुझे ऑर्थो ब्रोमो मिलेगा प्रोडक्ट और एक पैरा
ब्रोमो। ओके, नेक्स्ट इज बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। देखिए बेंजाइल CH2OH। अब ये आपने ध्यान रखना है कि बेंजाइल वाले कार्बन पे जब तक एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, एक सिंगल हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर अभी 2 हाइड्रोजन है, जब तक एक भी अवेलेबल हो और इसको अगर आपने KMnO4 से ट्रीट कर दिया, एसिडिफाइड KMnO4 से, तो उस पूरी की पूरी चेन को ये कन्वर्ट कर देता है COH में। मतलब फिनोल को तो छोड़िए, अगर आपके पास CH3 ये क्यूमीन भी होता और क्यूमीन को भी आप KMnO4 से ट्रीट करते, एसिडिफाइड KMnO4 से, तो देखना क्या है कि ये जो बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बन है, इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर है, तो आगे उसके क्या चेन लगी है, CH3 लगे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। इस कार्बन को ये सीधा कन्वर्ट कर देगा COOH में, ठीक है। और अब अगर मैं आपको कहूँ कि कार्बन पे मान लीजिए मैंने तीनों पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच कर दिए हैं, अब KMnO4 ट्रीट करवा के देख लीजिए क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इस कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनोल टू प्रोपीन। देखिए डिहाइड्रेशन, अभी मैंने आपको कहा क्या चाहिए, आपको चाहिए एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम आपको किससे मिल सकता है? कंसनट्रेटेड H2SO4 से मिल जाएगा, कंसनट्रेटेड H3PO4 से मिल जाएगा, ठीक है, दोनों कंसनट्रेटेड। इवन एल्यूमिना भी डिहाइड्रेशन करवा देता है, ठीक है। तो ये 3 रिएजेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। H2SO4 भी कंसनट्रेटेड है, H3PO4 भी कंसनट्रेटेड है, एंड H3PO4 का नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। 6 इज ब्यूटेन 2-on टू ब्यूटेन 2-ol। देखिए ब्यूटेन 2-on, तो मतलब यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, 4 कार्बन है, और इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सेकेंड पोजीशन पे आप OH लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, CHOH। तो मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। हम यहाँ रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे। क्यों रिडक्शन कर रहे हैं? क्योंकि इस कार्बन पे आपने एक हाइड्रोजन लगाया, ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन लगाया, तो हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करने वाले रिएक्शन जो हाइड्रोजन लगाते हैं, उस रिएक्शन को आप बोलेंगे रिडक्शन। और जो हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं या ऑक्सीजन लगा देते हैं या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा देते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? आप NaBH4 यूज़ कर सकते हैं, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ये, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। देखिए इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन का मतलब क्या है? इथेनॉल है CH3CH2OH और मिथॉक्सीमीथेन है CH3OCH3। तो बेसिकली बोथ आर आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हैं ये। फंक्शनल आइसोमर्स क्यों हैं? क्योंकि देखिए दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C2H6O। तो C2H6O से आप ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप में, एक में अल्कोहल है और एक में ईथर है, इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और अल्कोहल में क्या होता है? H बॉन्डिंग। कौन सी H बॉन्डिंग होती है? इंटरमॉलिक्यूलर, दैट इज आपका HOR, ठीक है, इसको मैं R लिखता हूं। तो ये दूसरे के हाइड्रोजन के साथ इस तरह से ये कनेक्टेड होगा, ओके। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बट ईथर में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है,
तो ये जो बन रहा है इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना एक पार्शियल नेगेटिव का एक पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाली बात है। तो ये एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। इस ईथर मॉलिक्यूल में ऐसी कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जिस पे पार्शियल पॉजिटिव आए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन्स कार्बन से कनेक्टेड हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफ़ी मिलती जुलती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन पे तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा नहीं। तो अगर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे नहीं आएगा तो वो एच बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स। देखिए फर्स्ट इज, अब ईथर की नेमिंग के लिए क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर कौन सी होगी? देखिए ऑक्सीजन के लेफ्ट में देखें आप तो 2 कार्बन हैं, राइट साइड देखें तो टोटल 4 हैं, पर लॉन्गेस्ट चेन में कितने मिलेंगे आपको? कितने मिलेंगे? देखिए 1 2 3 या 1 2 3। ठीक है, अब तो ये हो गया कि लॉन्गेस्ट चेन तो इस साइड ही आएगी। अब आपको नंबरिंग क्या यहाँ से स्टार्ट की जाए या यहाँ से स्टार्ट की जाए, देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी इस पॉइंट से, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो 2 पे मिथाइल और 3 पे इथॉक्सी। तो क्या क्या आया पोजीशन? 2, 3। अब मान लीजिए कि अब क्या कर रहे हैं हम, अब नंबरिंग कर रहे हैं इस पोजीशन से। दिस इज 1 2 3। तो 1 पे ही इथॉक्सी और 2 पे मिथाइल, तो 1 and 2 आया, लोअर सेट ऑफ लोकेंट्स आएगा। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग प्रोसीजर। तो 1 पे इथॉक्सी है तो आप लिख सकते हैं 1 इथॉक्सी, 2 पे मिथाइल है 2 मिथाइल प्रोपेन। सेकंड में देखिए, अब ऑक्सीजन के लेफ्ट में 1 कार्बन है, ऑक्सीजन के राइट में 2 हैं, तो ये मेन चेन बनेगी। और मेन चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ रहा हो। तो इस कार्बन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। 1 2, तो ये हो जाएगा 2 पोजीशन पे लगा है क्लोरो, तो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी और 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक है, देखिए 2 पोजीशन पे क्लोरो, तो 2 क्लोरो ब्रांच पहले डिफाइन कर दी। 1 पोजीशन पे ये ग्रुप लगा है मिथॉक्सी, तो 1 पे मिथॉक्सी, 2 कार्बन है मेन चेन के, तो इथ सिंगल बॉन्ड है तो एन। थर्ड इज देखिए C6H4, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक बेंजीन रिंग था और ये P का मतलब पैरा, तो मतलब एक साइड पैरा पोजीशन पे NO2 है और एक साइड OCH3 लगा हुआ है। तो इसकी कैसे करेंगे? देखिए नाइट्रो हमेशा एक ब्रांच की तरह गिना जाता है। ठीक है, जब आपके पास ईथर लगाओ तो ये एक ब्रांच की तरह गिना जाएगा, मतलब ये सेकेंडरी प्रेफरेंस का ग्रुप है। तो OCH3 आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। तो जब भी बेंजीन पे OCH3 लगा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एनिसोल। तो ये एनिसोल हो गया, और पैरा पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो। तो आप P नाइट्रो एनिसोल लिख सकते हैं, पैरा नाइट्रो एनिसोल। और उससे बेटर है आप लिखें 4 नाइट्रो एनिसोल, के 4 पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है। अब क्या हम इसका एक और नाम भी लिख सकते हैं? ये 2 नाम तो हमने लिख दिए, पर क्या इसका एक और नाम हो सकता है? देखिए अब तक तो हम OCH3 को मिथॉक्सी मिथॉक्सी बोल रहे थे। अब भी अगर आप देखें कि ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 6 कार्बन का रिंग है, बेंजीन है, राइट साइड में सिर्फ 1 कार्बन है, तो राइट साइड वाले को फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? मिथॉक्सी। और ये क्या आ जाएगा? बेंजीन। और पैरा पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो। तो आप ये भी लिख सकते हो पैरा नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन या 4 नाइट्रो 1 मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर आप लिखें तो वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगता है रादर देन एनिसोल, क्योंकि एनिसोल अपने आप में एक कॉमन नेम है। ठीक है, बट फिर भी आप चलिए पैरा नाइट्रो एनिसोल अगर आप लिखेंगे तब आप यही स्ट्रक्चर बना पाएंगे। 4 नाइट्रो एनिसोल से भी यही स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे। और
4 नाइट्रो 1 मिथॉक्सी बेंजीन से भी यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये नाम लिखोगे तो इनसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में गलती होगी, स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ इज ऑक्सीजन के लेफ्ट में 3 कार्बन है, तो ये मेन चेन 1 2 3, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो अब जल्दी जल्दी लिख सकते हैं इसको, दिस इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पर 1 पे क्या लगा है, इथॉक्सी, तो 1 इथॉक्सी और तो 1 2 3 4 4 पे लगे हैं डाई मिथाइल, तो मिथाइल का M और इथॉक्सी का E, पहले क्या आता है E, तो आप अल्फ़ाबेटिकली जब चलेंगे तो 1 पे आएगा इथॉक्सी, लिखने में पहले इथॉक्सी आएगा, 4,4 डाई मिथाइल, और चेन कैसी है, 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो 5th क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर इथॉक्सी बेंजीन, ये तो डायरेक्टली क्लियर है आपको, बेंजीन के ऊपर इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो डायरेक्टली इसको इथॉक्सी बेंजीन बोल सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 24।